Good morning, my dear student. Myself, Engineer Roshan sir. Welcome to our channel Touch the Sky Institute. बच्चों, हम सब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और इसका पालन आप भी सख्ती से कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चों, आप अगर YouTube पे जाओगे तो चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट अगर टाइप करोगे टच द स्काई इंस्टीट्यूट तो आपको सारा वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसमें बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का सारा वीडियो बना हुआ है। आप बारीकी से उस वीडियो को देखें और एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करें। ठीक है बच्चों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। ठीक, अभी हम एक्सरसाइज 2 पास्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यह हमारा 10th लेक्चर है इस चैप्टर का। आज जो ये टॉपिक पढ़ेंगे ना बाबू, ये टॉपिक जो है वो मतलब एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ये दोनों का कहे तो समरी है। समरी मीन्स मतलब एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में हम जो कुछ भी पढ़े हुए हैं उसका ये शॉर्ट नोट्स है। प्लीज इस टॉपिक को बारीकी से देखें और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, 12th का या बिहार बोर्ड हो, इससे क्वेश्चन हर साल रहता है। ठीक है बच्चों, और इस मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर टॉपिक में ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, हर बुक में मिलेगा। और आपको पता है कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कुल मिला के 6 पॉइंट है, उस 6 पॉइंट को आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। पहला पॉइंट है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 1 में पढ़े हैं कि कंडक्टर होता क्या है। तो कंडक्टर वो होता है जिसके पास फ्री चार्ज होता है। ठीक है, जिसके पास फ्री चार्ज हो उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें चार्ज चल सके उसको हम कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री चार्ज नहीं होता है और उसमें चार्ज नहीं चल पाता है। जैसे इंसुलेटर का एग्जांपल प्लास्टिक में अगर आप चार्ज रखोगे ना तो चार्ज चल नहीं पाता है चार्ज चल के कहीं जाएगा नहीं। लेकिन कंडक्टर के अंदर में चार्ज चल के जाता है। तो कंडक्टर एक रास्ता प्रोवाइड करता है चार्ज को जाने के लिए। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। उसको ऐसे समझिए आप, अगर मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या ये स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, और इस स्फेरिकल कंडक्टर में अगर हम चार्ज देंगे, ठीक है, इसमें हम चार्ज देते गए, चाहे पॉजिटिव चार्ज दे चाहे नेगेटिव चार्ज दे, इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर इस कंडक्टर में हम चार्ज देते गए तो ये चार्ज अंदर में रहेगा, यहां रहेगा या सरफेस पे रहेगा। तो आंसर है कि ये सारा चार्ज जा जाके सरफेस पे आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर में चार्ज नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसके अंदर में चार्ज रहेगा क्यों नहीं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई ये स्फेरिकल कंडक्टर और इसमें चार्ज दिए, तो आप क्या बोलोगे कि चार्ज यहां रहेगा अंदर में। लेकिन कंडक्टर का मतलब क्या है, जो चार्ज को जाने का रास्ता दे। तो चार्ज इसके अंदर गया, लेकिन ये आपस में प्लस 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 आपस में एक दूसरे को रिपेल करता गया। रिपेल कर करके और रिपेल करके कहां तक जाएगा, तो आंसर है सरफेस तक जाएगा। ये सरफेस पे जाके अपने आप को सेटल कर लिया। यानी ये कब तक रिपेल करेगा, जब तक कि सरफेस पे ना आ जाए। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये चार्ज मतलब यहां से निकल के बाहर क्यों नहीं चला जाता है। तो इसका आंसर है क्योंकि ये बाहर में क्या है, एयर है, और एयर क्या होता है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या होता है, जो चार्ज को चलने में मदद ना करे। तो ये प्लस चार्ज जो यहां पे सेटल हुआ है ये बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि बाहर इंसुलेटर है और ये प्लस को चलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं कंडक्टर यानी कि एक तार यहां से जोड़ दें तो ये प्लस चल के फिर से यहां पे आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो कंडक्टर क्या करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है चलने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि इनसाइड कंडक्टर, एक कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्यों, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज होता ही नहीं है, और जहां चार्ज ना हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा।
अंदर में कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सारा चार्ज कहां से डिसाइड कर गया, सरफेस पे। क्यों चार्ज सरफेस पे आ गया, तो ड्यू टू रिपल्सन, और रिपेल कर करके ये कहां जाएगा, आउटर मोस्ट यानी कि सरफेस तक पहुंचेगा। बाहर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि बाहर में क्या है, ये इंसुलेटेड है। समझ में आ गया। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे कि एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर बोले तो क्या, अगर मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है और चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या कि इस पे हम चार्ज दिए, तो ये चार्ज कहां पे अपने आप को सजाएगा, अपने आप को ये कहां पे सजाएगा, तो आंसर है सरफेस पे सजाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो हम जानते हैं कि ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा, होगा। किधर होगा, तो बाहर। आप बोलोगे सर बाहर भी होगा, क्योंकि अगर ये प्लस चार्ज है इसके कारण इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो हर तरफ होगा। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वाला लें तो ये वाले के कारण ऐसे होगा, ये वाले के कारण ऐसे होगा, तो ये वाला एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बच रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, यानी ये अगर सरफेस है, इस सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। चाहे आपके कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, जैसे मान लेते हैं हम इस शेप का कंडक्टर ले लिए, तो अगर मान लेते हैं कि चार्ज यहां है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो कंडक्टर है तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, बाहर में किधर होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, यानी ये जो सरफेस है, इस सरफेस से ये नॉर्मल होगा। समझ में आ गया। ये दोनों पॉइंट को बारीकी से समझिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्योंकि चार्ज रिपेल करके सरफेस पे पहुंच जाता है, अंदर में कोई चार्ज नहीं रहा, तो गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग कोई चार्ज नहीं रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है कि एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, यानी कि ये चार्ज कंडक्टर है, इसके मतलब चार्ज दिए तो चार्ज कहां गया, सरफेस पे गया, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो सरफेस से हमेशा नॉर्मल होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, चाहे आपका शेप कैसा भी हो कंडक्टर का। अगर ये सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गया। चलिए अब आगे तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो बच्चों अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आएंगे। तीसरा पॉइंट में क्या कहता है, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर। इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर का मतलब क्या, अगर मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर का ये जो अंदर का भाग है उसको इंटीरियर कहते हैं। कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, मींस अभी जस्ट हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये मेरा कंडक्टर है और इस पे आपने चार्ज दिया, तो ये चार्ज कहां जाएगा, तो ये चार्ज प्लस 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 अंदर में रहेगा, ये रिपेल कर करके कहां जाएगा, तो आंसर है सरफेस पे जाएगा। यानी ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सारा चार्ज, जो चार्ज हम दिए वो सारा चार्ज सरफेस तक ना पहुंच जाए, तब तक ये चलता रहेगा। अब ये चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब क्या आगे जाएगा, नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि एयर है। एयर क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर चार्ज को चलने का रास्ता नहीं देता है, तो इसलिए ये चार्ज अब रुक जाएगा। तो क्या बोल रहा है, कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में मतलब क्या, इस पे अगर आप चार्ज दिए तो ये स्टैटिक सिचुएशन नहीं है, यहां पे तो चल रहा है ना। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर। तो स्टैटिक सिचुएशन कब होगा, जब ये सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, अब ये चलना बंद हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक सिचुएशन। ठीक है। अब जब ये स्टैटिक सिचुएशन पे आ गया तो अंदर में कोई चार्ज है, तो आंसर है नहीं। तो यही पॉइंट ये बोल रहा है कि द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का अंदर वाला भाग, कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता अंदर में, कब, जब ये स्टैटिक सिचुएशन में आ जाएगा तब।
समझ में आ गया। और यही क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर है, इस पे हम चार्ज दिए और तुरंत देखे तो तुरंत चार्ज अंदर में रहेगा, क्योंकि ये तो जा रहा है ना, अभी तो स्टैटिक सिचुएशन नहीं ना आएगा। जब तक ये सारा चार्ज सरफेस तक ना पहुंच जाए तब तक स्टैटिक सिचुएशन नहीं आने वाला है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या बताना चाह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर का मतलब क्या? अगर मान लेते हैं कि मेरे पास ये कंडक्टर है तो कंडक्टर का वॉल्यूम कहां है? तो आंसर है इसमें। और एरिया कहां है? तो आंसर है ये। किसी भी स्फीयर का एरिया क्या होता है? तो सरफेस। और वॉल्यूम कहां है? इसके अंदर का ये भाग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यानी कि इस पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। मतलब यहां पे पोटेंशियल अगर 50 तो यहां पे भी 50, 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 यहां पे भी 50। ये कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। मतलब पोटेंशियल यहां पे 50 तो यहां पे 50, यहां पे 50, यहां पे 50। कहां? किस में? थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। मतलब इतना ही वॉल्यूम है। क्या बाहर भी 50 होगा? नहीं। सरफेस पे 50 होगा, इट में भी। ठीक है। लेकिन यहां पे अंदर में हर जगह क्या होगा? 50 50 50 50 50। ठीक है। एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि यहां पे अगर 50 है तो यहां पे भी 50 होगा, सरफेस पे भी 50, यहां पे भी 50 होगा, यहां भी 50, यहां भी 50, यहां भी 50। इट मीन्स टू से दैट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ये पूरे सरफेस पे 50 50 50 50 50 50 50 50 50 होगा, तो अंदर में भी कितना होगा? 50। सरफेस पे 60 तो अंदर में भी 60। लेकिन बाहर में 50 से क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? बाहर में कम होगा, यहां पे 50 होगा, यहां पे भी 50 होगा। बाहर में कम होगा, यहां पे 60 होगा, यहां पे भी 60। क्या 60? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब क्वेश्चन उठता है कि अंदर में हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट है? तो इसको समझने के लिए हम इसको समझते हैं। E इक्वल टू dV बाई dr पढ़े हुए थे। अभी जस्ट हम जानते हैं कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो जीरो इक्वल टू dV बाई dr, यानी पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ रहा है? जीरो। ठीक है। तो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो कब आता है? जब वो कांस्टेंट टर्म हो। क्लास 11th बेसिक मैथ्स। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करने पे अगर उसका वैल्यू जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो चीज कांस्टेंट है। ठीक है। तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन किए तो क्या मिला हमको? जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। या इसको आप ऐसे समझ सकते हो, dV इक्वल टू ई डी आर, इंटीग्रेट कर देंगे। V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होगा? जीरो। तो जीरो dr, तो V इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। बट एक कांस्टेंट टर्म होता है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो यही पोटेंशियल क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। समझ में आ गया ना? तो इसलिए जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर में होगा। ठीक है। फिर बाहर में क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा वो समझिए। क्योंकि पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? V इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r, यानी यहां से यहां तक का r और यहां से यहां तक का r, ये r ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, ये r कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है। और अंदर में जितना यहां पे होगा उतना ही अंदर में होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो है। ठीक है। चलिए बच्चों,
अब पांचवा पॉइंट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। ये बोर्ड एग्जाम में इसका 2 मार्क्स में डेरिवेशन आता है, उस डेरिवेशन को समझने का कोशिश कीजिए। क्या है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कंडक्टर है और वो कंडक्टर कैसा है, चार्ज। तो किसी भी शेप का, आर्बिट्री शेप यानी किसी भी शेप का ले लिए। अगर इसमें ये कंडक्टर है, इसको चार्ज दे रहे हैं तो क्यू चार्ज, तो ये क्या होगा, ये सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं पहला ही प्रॉपर्टी हम पढ़े हुए थे कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज देते हैं तो वो कहां आ जाता है, सरफेस पे। ठीक है, तो अब जो है ये चार्ज कंडक्टर जो है, अब इसके सरफेस पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सरफेस कोई भी मान लेते हैं हम, छोटा सा सरफेस हम ले लिए, मान लेते हैं ये सरफेस ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, एक छोटा सा सरफेस ये ले लेते हैं। ये कैसा सरफेस, ds, छोटा सा सरफेस तो ds। गौर से समझिएगा बात को। अब हम क्या करते हैं, गॉसेस लॉ लगाते हैं इसमें, क्योंकि हम जानते हैं कि गॉसेस लॉ एक पावरफुल टूल है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो यहां पे हम क्या लगा देते हैं, गॉसेस लॉ। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे गॉसेस लॉ लगा देते हैं। तो गॉसेस लॉ को लगाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका एक इनक्लोज सरफेस होना चाहिए, बंद। तो ये सरफेस पे जो चार्ज है, इस चार्ज को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो बंद करेंगे तो उसका एक शेप होना चाहिए जो गॉसियन सरफेस कहलाता है। तो ये हम सिलिंड्रिकल ले लेते हैं। कैसा ले लिए, सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल क्यों लिए, तो ये प्लस चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये नॉर्मल होगा सरफेस से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब गॉसियन सरफेस जो लेते हैं, पहले तो गॉसेस लॉ हम लोग लिख ले, क्लोज इंटरवल वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना। इसमें हम कैसा ये गॉसियन सरफेस लेते हैं, जहां पे e और ds हर जगह एंगल सेम होना चाहिए। तो आप देखोगे ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। तो यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि अगर ये प्लस चार्ज है, यहां से इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 5, तो यहां से भी 5, तो ये हर जगह क्या है, 5। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। अब E और ds के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो भी एक जैसा होना चाहिए गॉसियन सरफेस में। तो यहां देखो, ये सरफेस है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो एरिया ये है ना, तो एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। अगर मान लेते हैं सरफेस मेरा ये है, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा। सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा। सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा। हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर। और हम जानते हैं, अभी जस्ट प्रॉपर्टीज पढ़े हैं कि ये सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। अभी जस्ट पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से परपेंडिकुलर, और ये जो ds वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो दोनों के बीच का एंगल ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया, ds वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है ना, 0 डिग्री। फिर से एक बार बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिए। क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, पहले आपको एक कंडक्टर ले लेना है, उस कंडक्टर पे चार्ज दे देना है। ठीक है, ऐसा काम कर लिए हम। अब हमको क्या करना है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम एक छोटा सा गॉसियन सरफेस बना लिए। ये गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल।
पहले तो गॉसेस लॉ को अप्लाई कर दिए, और गॉसेस लॉ को अप्लाई करने का कंडीशन क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन E और ds के बीच का जो एंगल होना चाहिए हर जगह एक जैसा होना चाहिए। तो जब हम इसको बनाए, ये गॉसियन सरफेस बनाए सिलिंड्रिकल शेप का, तो ये प्लस चार्ज था ना, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, लेकिन नीचे ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो यानी कि ये सरफेस है, ये प्लस 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 प्लस, तो नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अलाउ है, तो आंसर है इधर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, तो जितना दूर यहां पे उतना ही दूर यहां से यहां, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए, इस चार्ज के कारण उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए। और ये शेप ना बहुत छोटा शेप है, बहुत छोटा शेप, आपको बस समझाने के लिए ये जूम किए हुए हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब ये एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, ये मेरा सरफेस एरिया है ना, इससे परपेंडिकुलर होगा, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। तो E और ds के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। इसको समझ गए। अब आते हैं, तो इसको तोड़े हम, E ds cos थीटा QE, मतलब ये जो मेरा सिलिंड्रिकल शेप है इसमें कितना चार्ज अंदर में है, इतना चार्ज अंदर में है, तो कैसे हम लोग करते हैं, तो ये क्या है, सरफेस है या वॉल्यूम है, तो आंसर है ये इस कंडक्टर का सरफेस है, ठीक है। तो आप लोग सिग्मा के बारे में पढ़े होंगे, सिग्मा क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज हो उसको हम सिग्मा कहते हैं, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज हो उसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, समझ में आ गया। तो ये कितना मीटर स्क्वायर है, तो जितना एरिया है, कितना एरिया है, तो ds एरिया है, तो ds एरिया में कितना चार्ज होगा, तो सिग्मा ds होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं q इन कितना, इसके अंदर में कितना चार्ज है, तो सिग्मा ds। क्यों, 1 मीटर स्क्वायर में जितना चार्ज होता है उसको हम सिग्मा कहते हैं, तो ds मेरा क्या है, एरिया है ना, तो ds मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, तो ये पूरा सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E कांस्टेंट है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा ना, तो E कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, क्लोज इंटरवल ds थीटा कितना है बाबू, 0, अभी जस्ट दिखाएं, E और ds के बीच का एंगल कितना, 0, तो cos 0 डिग्री इक्वल टू सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिख सकते हैं E इंटू cos 0 का वैल्यू 1, ds का क्लोज इंटरवल करेंगे तो क्या होगा, ds ही होगा, इक्वल टू सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसल, तो E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। यहां पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये किसके लिए निकला है, चार्ज कंडक्टर के लिए, मतलब चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही इंसुलेटर रहता तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता ना और इधर भी होता ना, तो कितना आता, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, बच्चों हमारा लास्ट जो है वो 6 नंबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब तो जानते ही हैं, शील्डिंग का मतलब होता है सुरक्षा कवच। शील्डिंग का मतलब होता है बाबू सुरक्षा कवच। जैसे कि अगर मान लेते हैं बरसात के टाइम में पानी गिर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या लगा लेते हैं, छाता लगा लेते हैं। तो छाता क्या करता है, छाता क्या पानी को रोक देता है, आंसर है नहीं, पानी के डायरेक्शन को चेंज कर देता है।
छाता क्या करता है, पानी जो गिर रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है और हमको ये बचा देता है छाता। तो यही है श्रीडिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक श्रीडिंग क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, मिटाएं। देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी मेटल बॉडी को रखेंगे। किसको रखेंगे, मेटल बॉडी को रखेंगे। मेटल बॉडी का मतलब क्या है, कंडक्टर। और हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो ये मेटल बॉडी को रखें। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होता है, प्लस से, और कहां जाता है, माइनस। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो जीरो, क्योंकि किसी मेटल बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता है, वो मेरा प्रॉपर्टीज था। ठीक है, तो यहां पे ऊपर में कैसा साइन आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाता है ना, तो ऊपर में यहां पे प्लस। ठीक है, और यहां पे कैसा आ जाएगा, तो आंसर है माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि ये ऊपर जाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो इधर कहीं प्लस होगा तो ये माइनस पे जा रहा है ना। ठीक है, अब अंदर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसे भी समझ सकते हैं, अंदर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये प्लस बना, ये माइनस बना, तो एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। मतलब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ओरिजिनल बोलेंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इंड्यूस्ड। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना तगड़ा हो गया कि इस अंदर वाले ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया। तो एट लास्ट रिजल्ट क्या बचा, अंदर में नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक श्रीडिंग। समझ में आ गया, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक श्रीडिंग। श्रीडिंग मतलब सुरक्षा कवच। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया में जा रहा है हम, और अगर इस बीच में कोई मेटल बॉडी को रख देते हैं तो उसमें आपको शॉक नहीं लगेगा, इसके अंदर में ये शॉक झटका नहीं लगेगा। ठीक है, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक श्रीडिंग। चलिए बच्चों, हाँ, अब जो एनसीईआरटी में ना आप कुछ क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन सब हम आपको बता देते हैं, और ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, हम इसका आंसर समझा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि अगर मान लेते हैं आपके पास कॉम्ब है, कंघी है, कंघी है, और ये छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, कंघी को आप सूखे हुए बाल से रगड़े, और यहां पे छोटा छोटा टुकड़ा है पेपर का, यहां पे सटा है, तो देखते हैं ये सट जाता है, क्यों, तो ये कॉम्ब को जब आप रगड़े होंगे बाल से, तो फ्रिक्शन के कारण कॉम्ब में एक चार्ज जनरेट हो गया होगा, आइदर इट विल बी प्लस आइदर इट विल बी माइनस। लेकिन ये जो पेपर का पीस है ये तो न्यूट्रल है, इसको तो हम फ्रिक्शन नहीं किए हैं, रगड़े नहीं है, इसको तो बस रखे हुए हैं, लेकिन ये बॉडी यहां पे जाता है तो इस न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो क्यों, ये समझिए। मान लेते हैं ये पेपर का पीस है, तो ये प्लस के कारण ये क्या करता है, कंडक्ट कर देता है, यानी पोलराइज कर देता है। ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस, पोलराइज कर देगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कंघी को जैसे ही लाएंगे तो ये प्लस ताकत क्या लगाता है कि इसके माइनस को अपनी तरफ खींच देता है। ठीक है, और प्लस को रिपेल कर देता है, दूर भगा देता है। तो ये पीस ऑफ पेपर इस कंघी के साथ अट्रैक्ट हो जाता है।
समझ में आ गया? क्यों? ड्यू टू कंडक्शन, या बोलेंगे इंडक्शन प्रोसेस, सॉरी इंडक्शन प्रोसेस, और इसको पोलराइज कर दिया। पोलराइजेशन वाला केस इंडक्शन में ही होता है ना, ये एक्सरसाइज 1 में है। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन है कि अगर बाल भींगा हुआ है तब आप कंघी से बाल को रगड़ते हैं और पीस ऑफ पेपर लाते हैं तो वो नहीं अट्रैक्ट करते। क्यों? क्योंकि जब बाल भींगा हुआ होता है तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है, और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन अगर होगा तभी वो चार्ज बनेगा, तभी उसमें ये चार्ज आएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चार्ज नहीं आएगा। समझ में आ गया? चलते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में, वो क्या है कि आप एरोप्लेन देखे होंगे। ठीक है, एरोप्लेन का जो टायर होता है ना, एयरक्राफ्ट का जो टायर होता है या एरोप्लेन का जो टायर होता है वो रबर का बना होता है। ठीक है, और रबर क्या है? इंसुलेटर। लेकिन ये प्योर इंसुलेटर का नहीं बना हुआ होता है, इसमें ना थोड़ा सा कुछ कंडक्टर डाला जाता है एरोप्लेन के टायर में। ऐसा क्यों? इसको कुछ कंडक्टर बॉडी बनाया जाता है इसको। तो ऐसा ये समझिए कि जब मान लेते हैं कि ये एरोप्लेन जमीन पे उतरेगा, ठीक है, तो अर्थ के कारण ये चक्का यहां पे टकराया तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा तो अगर ये मान लेते हैं पूरा इंसुलेटर है तो इसमें सारा चार्ज क्या होगा? जमा हो जाएगा। इसके अंदर में सारा चार्ज क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। किसमें? टायर में। और हर किसी भी चीज का एक लिमिटेशन होता है ना। जैसे हम खाना ही खा रहे हैं, अब केवल खाना खाते रहे खाना खाते रहे खाना खाते रहे तो क्या हो जाएगा? पेट फट जाएगा। तो ऐसे ही ये अगर एरोप्लेन का टायर है और ये इंसुलेटर का बना हुआ है तो जब ये अर्थ के साथ टकराएगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन होगा, तो इसके अंदर में ना बहुत सारा चार्ज आ जाएगा, और ये इंसुलेटर अगर है तो चार्ज कहीं जा भी नहीं पाएगा। तो ये इतना ज्यादा चार्ज रख लिया कि अब ये ब्लास्ट हो जाएगा, तो एरोप्लेन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस एक्सीडेंट से बचने के लिए हम इसको थोड़ा सा कंडक्टर बनाते हैं। तो कंडक्टर बनने से क्या होगा कि ये टायर जैसे ही अर्थ के साथ टकराएगा तो इसके पास जो चार्ज आएगा फिर ये चार्ज जाने का रास्ता बन जाएगा अर्थ में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थिंग। ये अर्थ में जाने का चार्ज का रास्ता बन गया, तो ये चार्ज यहां से आएगा अर्थ में, फिर से चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक्सीडेंट होने का डर नहीं रहेगा। समझ में आ गया? ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन है कि व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल। इनफ्लेमेबल मटेरियल का मतलब क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थ। जैसे आप पेट्रोल का गाड़ी देखते होंगे, टैंकर देखते होंगे, तो पेट्रोल का टैंकर जो देखते होंगे तो टैंकर पेट्रोल तो ट्रक में जाएगा नहीं, वो टैंकर में जाता है, ये पूरा क्लोज होता है, ठीक है, और ये ट्रक आगे है, ठीक है। अब इस टैंकर के एक एंड से यहां पे एक मेटालिक चेन होता है। क्या होता है? मेटालिक चेन। ये ट्रक आगे बढ़ता रहता है और ये चेन जो है ये ग्राउंड को टच करते हुए रहता है। क्यों? तो सेम आंसर, अगर इसके अंदर में कोई भी एक्सेस चार्ज हो जाए जिससे कि डर रहे, क्योंकि इसमें ज्वलनशील पदार्थ है ना, अगर थोड़ा सा भी चिंगारी मारेगा तो पूरा टैंकर उड़ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा भी इसमें अगर मान लेते हैं कि चार्जिंग इधर से उधर हो जाए तो चार्ज को जाने का एक रास्ता मिल जाए, ये अर्थिंग हो जाए, जिससे कि इसके फूटने का मतलब फटने का डर बहुत कम रहेगा। समझ में आ गया? इसलिए ये मेटालिक चेन देते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर सीबीएसई एग्जाम और बोर्ड बिहार बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन, इसलिए आप उसको देखिए अच्छे से, ये सब कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ये एक तार है, ठीक है, इस तार पे अगर मान लेते हैं कौवा या पैरट तोता
या कोई अलग पक्षी आके बैठता है तो उसको करंट नहीं मारता है। ठीक है, कौवा, ये तार है और इस पे कौवा आके बैठ गया तो करंट उसको नहीं मारा, लेकिन जैसे ही हम लोग छूते हैं, उसको पकड़ के छूते हैं, तो हम लोग जल के भस्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या भगवान ने इसको अलग बनाया है? क्या तोता को अलग बनाया, हम लोगों को अलग बनाया? हाँ, वो जीव है, हम आदमी हैं, अलग तो है ही, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये पक्षी बैठते हैं ना, तो इनका जो यहां पे पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल यहां पे है। क्योंकि मान लेते हैं कि 10,000 वोल्ट का तार है, तो जितना पोटेंशियल यहां पे 10,000 उतना ही पोटेंशियल यहां पे। और करंट या चार्ज फ्लो क्या कब करता है? जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। जैसे यहां पे अगर इतना 10,000 वोल्ट का ये पोटेंशियल और ये भी हो, और इस बीच में अगर ये तार लगा देंगे और ये यहां पे बल्ब लगा देंगे, तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि सेम पोटेंशियल लेवल है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा इसका मतलब चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो सेम पोटेंशियल होने के कारण इसके अंदर में चार्ज फ्लो नहीं करता है। लेकिन जब इसी तार को हम लोग पकड़ते हैं तो 10,000 वोल्ट तो हाथ से पकड़े, इस हाथ से भी 10,000, दोनों हाथ लटक रहा है, लेकिन पांव हमारा कहां है? तो आंसर है जमीन को टच कर रहा है। तो यहां क्या हो गया? 10,000, यहां भी 10,000, लेकिन यहां पे क्या, ये अर्थ को टच कर रहे हैं ना, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0 वोल्ट। तो 10,000 से 0, ये तुरंत चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे ही चार्ज फ्लो कर गया हाई से लो, तो हम लोग पूरा जल जाएंगे, फर्स्ट में। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे हर क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, कृपया बच्चों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिर से मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, मम्मी पापा का सेवा कीजिए और अच्छे से रहिए। थैंक्स।